फायर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ओल्ड पेपर की श्रृंखला में अगला पेपर लेके आ रहा हूं मैं। 24 फरवरी नेवी का जो एग्जाम हुआ था तृतीय पारी में, उस तृतीय पारी के अंदर पहला क्वेश्चन आपके आया था कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में और ये अंतिम रूप से भी हैदराबाद रहेगी, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी यहाँ है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ है, लेकिन अब हैदराबाद यहाँ है तो इसकी राजधानी हमेशा हैदराबाद ही रहेगी। अमरावती यहाँ राजधानी होगी, इस आंध्र प्रदेश की होगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और ये 2024 के बाद भी है। लेकिन अगर पूछे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी 2 जून 2024 के बाद में अमरावती हो जाएगी, क्योंकि एक नियोजित नगर बना के उसको बना रहे हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन आपके आया, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। मैंने आपको पहले ही कहा था एस से याद रखना समर, समर से याद रखना श्रीनगर, तो एस से एस सेट हो जाएगा आपकी। तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी आपके है श्रीनगर। अब देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर, अब तो ये ऐसे हो गया, इधर है श्रीनगर और इधर है जम्मू। तो आप देखोगे तो श्रीनगर जो आपकी राजधानी है वो समर के मौसम में रहती है, और जब ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है तब उसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से राज्य की, अब जैसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी तो केवल हिमाचल और आपके जम्मू कश्मीर वाले की है। अब एक उत्तराखंड की भी राजधानी देहरादून के अलावा गैरसैंण कर दी, बाकी पहले इन दो की ही थी। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य की और अब केंद्र शासित प्रदेश है तो भी उसकी दो राजधानियां श्रीनगर और जम्मू। ऐसे कैसे हिमाचल प्रदेश की शिमला और धर्मशाला, तो शिमला में समर, धर्मशाला राजधानी समर में मतलब शिमला होती है और धर्मशाला सर्दियों के मौसम होती है। और अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून थी पहले। देहरादून की गर्मियों में तो रहेगी, लेकिन शीतकालीन इसमें राजधानी हो जाएगी आपके गैरसैंण। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि राजधानी अभी इसको बनाया है गैरसैंण को, अभी नवीनतम। इसके आगे आपके क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देखोगे तो यहाँ इंडिया के बाद में, यहाँ अंडमान निकोबार के बाद में, यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये ऐसे देश है जहां पर रबड़ का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि ये विषुवत रेखीय पौधा है और विषुवत रेखा जहां से गुजरती है उसके आसपास ही ये रबड़ ज्यादा उत्पादन होता है। तो वहां पर थाईलैंड में ये वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। और अगला आपके क्वेश्चन आपके आया था कि थाईलैंड के बारे में एक बात और भी ध्यान रखना, एक है थाईलैंड और एक है लाओस, पास पास में है, एक तो है थाईलैंड और एक है लाओस। तो लाओस तो है, ध्यान रखना, हाथियों का देश। अगर आपको पूछे कि हाथियों का देश तो लाओस, और सफेद हाथियों का देश पूछे तो थाईलैंड। सफेद हाथियों का थाईलैंड और ओनली हाथियों का देश पूछे तो लाओस। एक है फिनलैंड जो झीलों का देश, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और वहां पे मतलब स्कैंडिनेविया देश है, यूरोपीय देशों में, रूस के आप जब पश्चिम की तरफ जाओगे वहां पर है, लेकिन ये जो थाईलैंड है ये अलग है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन आया था ब्रिक्स का। देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया था BRICS, पहले ये केवल ब्रिक था, अब उसके बाद में एस जुड़ने से साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया है। तो ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको पिछली बार भी पूछी थी और इस बार भी पूछी। अगला क्वेश्चन आपके है कि प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की। ये आपके ग्रैंड फादर कहलाते हैं, इंडिया के ग्रैंड मैन कहते हैं, ग्रैंड फादर। तो यहाँ ब्रांड मैन लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ग्रैंड मैन या ग्रैंड फादर कहते हैं ऑफ इंडिया। तो ये भारत के पितामह कहा जाता है, मतलब पिता, जैसे अपने राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, वैसे ही ये राष्ट्र के पितामह है, ठीक है। तो वो है दादा भाई नौरोजी। रूस से हाल ही में S-400 मिसाइलों की डील हुई थी। आपके क्वेश्चन ये पूछा था
कि S-400 मिसाइलों की डील किस देश के साथ में हुई है, तो वो S-400 मिसाइल की डील रूस के साथ में हुई थी, भारत की रूस के साथ। देखिए किसी भी देश के साथ में जो भी डील या समझौता होता है तो उसको थोड़ा सा आपको जानकारी में रखना है कि किस देश के साथ में कौन सा आपके समझौता हुआ है। इसके बाद में आपके 7वां क्वेश्चन है कि आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। वंदे मातरम गीत, ध्यान रखना, गान नहीं, एक आपके गान है राष्ट्रीय ज्ञान, वो गान अलग है और गीत अलग है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मगर बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है। तो राष्ट्रीय गान अलग है और राष्ट्रीय गीत अलग है। राष्ट्रीय गीत का नाम वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान का नाम जन गण मन है, ये ध्यान रखना। अगला आपके क्वेश्चन आया था कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। देखो अब मिल्खा सिंह से संबंधित वापस क्वेश्चन आ गए। अभी उससे पहले वाली पारी में, पहले वाले दिन में आपके क्वेश्चन आपके आया था कि $50 लाख का सिंगापुर ओपन किसने जीता, वो मिल्खा सिंह ने जीता था। लेकिन वही आपके उसी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, तो यही क्वेश्चन आपके आ गया। अगला आपके पूछा था कि पारसियों की धार्मिक पुस्तक। देखिए हर धर्म की आपको पुस्तकों का ध्यान होना चाहिए, तो पारसियों की धार्मिक पुस्तक पूछी थी और पारसियों की धार्मिक पुस्तक है जैन अवस्था। हर धर्म की आपको धार्मिक पुस्तकों के बारे में जानकारी में रखना है। अगला आपके क्वेश्चन आपके आया था कि कार्य करने की दर क्या है। कार्य करने की जो दर है, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन था, उसको शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि पुष्कर मेला कहाँ भरा जाता है। अब पुष्कर मेला, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आए थे, अजमेर, नासिक, हरिद्वार, दिल्ली, तो आपके वहां पर ऑप्शन में था अजमेर। वैसे ये राजस्थान वालों को तो सबको पता होता है कि अजमेर के पास ही पुष्कर का मेला भरा जाता है, लेकिन हर राज्य के ये एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, वो तो सबके लिए कॉमन हुआ, तो ऑनलाइन पेपर था, तो उसमें हर राज्य के लिए ये क्वेश्चन कठिन भी था, अपने राजस्थान वालों के लिए क्या बताइए सरल भी था। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। देखिए सभी क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, इसी तरह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल आपके भारत रत्न है। इसी तरह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। इसी तरह भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसी तरह आपको पत्रकारिता से संबंधित अगर आपको सबसे बड़ा पुरस्कार पूछे तो पुलित्जर पुरस्कार है। ये आपको ऐसे हर क्षेत्र में पुरस्कारों का पता होना चाहिए, कौन से क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि योग सूत्र के रचनाकार, यानी पतंजलि योग बाबा रामदेव पतंजलि जो चलाते हैं योग सूत्र के, ये रचनाकार थे पतंजलि, और इसी का अनुसरण करते हुए रामदेव बाबा योग करते हैं, तो योग सूत्र बुक है, उसका रचनाकार कौन है, पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखिए गांधी जी से संबंधित था, और गांधी जी से संबंधित पिछली पेपर में भी था 1919 वाला रोलेट एक्ट वाला, कि वहां पर सत्याग्रह आंदोलन किया। लेकिन गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन कहां से शुरुआत हुई या कहां से चलता था, तो आपके पूछे तो ये साबरमती आश्रम से चलता था, जो कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित। आप देखोगे तो इस महात्मा गांधी जैसे ही भारत आए तो उन्होंने अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था। उसी आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम, क्योंकि साबरमती नदी के किनारे था तो उसका नाम भी साबरमती आश्रम। और जो भी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या कोई भी आंदोलन चल रहे थे, वहीं साबरमती आश्रम से ही शुरू हुए थे, और दांडी मार्च भी यहीं से शुरू हुआ था। एक आपके बम्बू शब्द पूछा था। बम्बू क्या है, एक योजना थी बांस से संबंधित, तो बम्बू बांस से संबंधित योजना है, तो आपके सीधा ही क्वेश्चन पूछा था कि बम्बू किससे संबंधित है, बांस से संबंधित। बांस ध्यान रखना पेड़ नहीं है, एक घास है। बम्बू एक क्या है, बांस क्या है, एक घास है। ये भी आपको थोड़ा जानकारी में रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके आया था कि 2018 में फीफा कप
कहाँ हुआ था, बस इतना ही पूछा क्वेश्चन। क्या पूछा? रूस में, कि 2018 में फीफा कप कहाँ हुआ? रूस में। अब देखो अंतिम 2018 में हुआ, अब आगे 2022 में होगा, कतर में होगा। एक तो ये ध्यान रखना है कि आगे 2022 में कहाँ होगा, तो ये आपको 22 में भी ध्यान रखना, और 2026 में कहाँ होगा ये भी फिक्स कर रखा है। मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, इन तीनों देशों के संयुक्त मेजबानी में 2026 में होगा, 2022 में कतर में होगा, ये भी ध्यान रखना। अब 2018 में रूस में हुआ आपके फीफा, तो आपके रूस में हुआ तो उसका विजेता कौन बना ये भी ध्यान रखना। तो जो 2018 में आपके फीफा कप हुआ था रूस में, उसका विजेता बना था, वह विजेता थे फ्रांस, और इसका जो उप विजेता था वो थे क्रोएशिया। तो क्रोएशिया तो इसका उप विजेता रहा था और फ्रांस इसका विजेता बना था। अगर तीसरे नंबर पे पूछे तो तीसरे नंबर पे बेल्जियम रहा था और चौथे नंबर पे इंग्लैंड रहा था। वैसे इतना डीपली आपको ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप इस जानकारी में रख सकते हो, ये तो जरूर रखने विजेता और उप विजेता की लास्ट, क्योंकि अभी फीफा 2018 में हुआ है, तो 18 का विजेता कौन था? फ्रांस, और जो उप विजेता है वो है आपके क्रोएशिया, और तीसरे नंबर पे बेल्जियम और चौथे नंबर पे आपके इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि पिक्चर शब्द है, ये किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना बेसबॉल से संबंधित है, बेसबॉल से संबंधित आपके पिक्चर शब्द है। आगे क्वेश्चन आपके आया था एक कि फेडरेशन कप, देखो खेलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फीफा खेल से संबंधित, पिक्चर खेल से संबंधित, फेडरेशन कप खेल से संबंधित, बहुत सारे क्वेश्चन आपको खेलों से संबंधित मिल जाएंगे। तो फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना फेडरेशन कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, फेडरेशन कप। अगला एक क्वेश्चन आपके साइंस से संबंधित आया था कि ऐसा कौन सा डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है। एक आपके तापमान ये भी पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व कौन से सेल्सियस पर होता है? तो जल का जो अधिकतम घनत्व है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको आज 24 फरवरी का जो नेवी के एग्जाम में तृतीय पारी में आपके जो पेपर में क्वेश्चन आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बताए हैं। उसमें देखोगे तो फुल फॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन आए हैं, बड़ा उत्पादक है उसके बारे में भी आए हैं, गीत गान से, राष्ट्रीय गीत है, गान है, झंडा है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते ये भी आया है, और धार्मिक पुस्तकों से संबंधित भी आया है, खेलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए ये भी आया है, और उस दूसरी स्लाइड में भी मैंने आपको बताए थे वो भी आए। इसके अलावा उपग्रह और मिसाइलों से संबंधित भी आपके क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में इधर देखोगे तो आपके खेलों से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन, और इतिहास से संबंधित गांधी जी को, इतिहास में तो आपको गांधी जी को तो अच्छे से याद रखना ही है, और पुरस्कारों से संबंधित भी थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सा पुरस्कार कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, प्रथम विजेता कौन है, अंतिम विजेता कौन है। इस प्रकार से मैं आगे भी और भी ऐसे श्रृंखला ओल्ड पेपर की लेके आऊंगा, रेगुलर लेके आऊंगा। अगर आप इन ओल्ड पेपर के सभी वीडियो देखोगे तो आपके ज्यादातर लगभग 50% तो सवाल यही वापस रिपीट होने वाले। कोई भी एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम होगा आपके, जब भी आगे एग्जाम होंगे उन एग्जामों में ये सभी सवाल आपके रिपीट होंगे। इसी तरह आप पाई डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।